एक बड़े शहर में रमेश और उसकी पत्नी नीलम रहते थे। रमेश के माता पिता भी उन्हीं के साथ रहते थे। नीलम एक बहुत ही सुंदर और पैसे वाले घर की बेटी थी। अपने मायके में उसे कभी कोई काम नहीं करना पड़ा था, इसलिए शादी के बाद भी उसने घर के कामों से दूरी बनाए रखी। नीलम स्वभाव से कामचोर होने के साथ साथ अपने पिताजी के पैसों पर बहुत घमंड करती थी। वो अक्सर अपनी सास से कहती, माँ जी ये सब छोटे मोटे काम मैं क्यों करूं? हम अमीर लोग हैं, इन सब के लिए नौकर चाकर होते हैं। नीलम की कामचोरी की आदत से घर में सब परेशान थे। जब भी सास उससे कोई काम करने को कहती तो नीलम तुरंत कोई नया बहाना बना देती। कभी कहती मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो कभी कहती मेरे हाथों में अचानक एलर्जी हो गई है। असल में वो केवल आराम करना चाहती थी और पूरे दिन फोन पर व्यस्त रहती थी या टीवी देखती थी। बेचारी सास को ही घर के सारे काम, झाड़ू, पोंछा, बर्तन और खाना बनाना अकेले करना पड़ता था। एक दिन नीलम और उसकी सास में इसी बात पर कहासुनी हो गई। नीलम ने गुस्से में आकर अपने पैसे के घमंड का इस्तेमाल किया। उसने रमेश से कहा, मुझे इस घर में अब और नहीं रहना है। रोज रोज के ताने सुनने से अच्छा है कि घर का बंटवारा करवा लो। वैसे भी मुझे आपकी पुरानी सोच वाले परिवार के साथ नहीं रहना। नीलम की जिद और उसके घमंड के कारण अगले ही दिन घर का बंटवारा हो गया। बंटवारे के बाद नीलम ने अपनी सास को अपने हिस्से में नहीं रखा और उन्हें छोटे बेटे यानी रमेश के भाई के पास भेज दिया, ये कहकर कि आपके पास तो बहुत पैसा है, आप अपना सब कुछ अकेले संभालो। शुरू में तो नीलम बहुत खुश हुई कि अब उसे कोई काम के लिए नहीं टोकेगा। वो और उसका पति रमेश अपने हिस्से के घर में रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना, ऊंची उड़ान भी इंसान के लिए अच्छी नहीं होती। इंसान कब आकर जमीन पर गिर जाए उसे खुद भी पता नहीं चलता। कुछ समय बाद रमेश के व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया। एक झटके में उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। पिताजी के पैसे का घमंड करने वाली नीलम भी अब बेबस थी, क्योंकि उसके पिताजी भी अब उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। नौकर चाकर रखने की बात तो दूर, अब उनके पास खाने पीने के लिए भी मुश्किल होने लगी। नीलम जो कामचोर थी, अब मजबूरी में घर का सारा काम खुद करने लगी। पैसों की तंगी और काम का बोझ दोनों ने उसे तोड़ दिया। उधर रमेश के छोटे भाई का परिवार, जिसके साथ सास रहती थी, प्रेम और शांति से जीवन जी रहा था। जब उन्हें नीलम और रमेश की खराब हालत के बारे में पता चला तो सास तुरंत उनके पास आए। सास ने नीलम को गले लगाया, कहा, बेटी, पैसे का घमंड और काम से चोरी दोनों ही इंसान को अकेला कर देते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ अपने बच्चों को मुश्किल में नहीं छोड़ती। नीलम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी सास से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो अब अपने कामचोरी और घमंड को हमेशा के लिए त्याग देगी। निष्कर्ष, इस तरह नीलम ने अपने घमंड और आलस के कारण बहुत दुख झेला, लेकिन अंततः उसने सबक सीखा और परिवार के प्यार और समर्थन से एक जिम्मेदार इंसान बनी। शीतलहर अपने पूरे जोर पर थी। सुबह के 7 बजे भी सूरज बादलों के पीछे दुबका हुआ था और घर में ठंडी हवा कांप रही थी। रामवती जी, जिनकी उम्र 65 साल थी, सुबह 5 बजे ही उठ जाती थीं। इस कड़ाके की ठंड में भी उन्होंने गर्म पानी से स्नान किया, अपनी पूजा पूरी की और अब वो रसोई में गाजर का हलवा बनाने की तैयारी कर रही थीं। उनके चेहरे पर ठंड की लालिमा थी, पर काम करने का उत्साह भरपूर था। तभी कमरे से उनकी बहू सुमन की कराहने की आवाज आई। सुमन 30 साल की थी और एक मोटी ऊनी रजाई में पूरी तरह लिपटी हुई थी। रामवती जी रसोई से, अरे ओ बहू, दिन चढ़ गया है, उठ जा बेटा, देख तेरी देवरानी तो छत पर धूप सेंक रही है, कम से कम चाय तो बना दे। सुमन ने रजाई के भीतर से ही फुसफुसाया, माँ जी, हाय इतनी ठंड, मेरे तो हाथ पैर जम गए हैं, मुझसे रजाई से बाहर नहीं निकला जा रहा, आज मैं बिल्कुल काम नहीं कर पाऊंगी, मेरे बदन में दर्द हो रहा है। रामवती जी रसोई के दरवाजे पर आईं। उन्होंने देखा कि सुमन की अलमारी खुली है, पर उसके सभी गर्म स्वेटर और शॉल वैसे ही रखे हैं मानो उसे पहनने की जरूरत ही ना पड़ी हो। तुझे क्या हो गया बहू? मेरी उम्र के लोग इस ठंड में खेत पर काम करते थे और तू अपनी इतनी छोटी सी गृहस्थी नहीं संभाल पा रही। मैंने तो कभी ठंड का बहाना नहीं बनाया। माँ जी, आपका शरीर लोहे जैसा है, आपका शरीर ठंड झेलने वाला है, मेरा नहीं है। मैं तो बस जरा सी ठंड में जम जाती हूँ।
आप तो मेरी सेहत की चिंता करती है ना। अगर मैं बाहर निकली तो बीमार पड़ जाऊंगी और फिर आपको ही मेरी सेवा करनी पड़ेगी। ये सुनकर रामवती जी को थोड़ी झुंझलाहट हुई। उन्हें पता था कि ये केवल काम से बचने का बहाना है। रामवती जी थोड़ी सख्ती से, ठीक है, बीमार मत पड़ना, आज तू आराम कर, मैं हलवा भी बना लेती हूँ और सबके लिए नाश्ता भी। लेकिन सुन, शाम को जब मेरे कमर में दर्द होगा तो मेरे पैर भी तुझे ही दबाने पड़ेंगे, ये तेरा आराम का कर्ज होगा। सुमन तुरंत रजाई के अंदर मुस्कुराई। उसे लगा कि उसकी चाल सफल हो गई। शाम होते होते रामवती जी ने पूरे दिन अकेले ही घर का सारा काम किया। उन्होंने हलवा बनाया, रोटियां सेकीं, गर्म पानी से बर्तन धोए और सबको चाय पिलाई। शाम को जब वो बैठक में थकी हारी बैठी थीं, तो सुमन आराम से हीटर के पास बैठी टीवी देख रही थी। रामवती जी, आह मेरी कमर, बहू जरा आ तो सही, मेरे पैर दबा दे, दिन भर की ठंड में सारा शरीर अकड़ गया है। सुमन मुंह बनाते हुए उठी। उसने अपनी सास के पैर दबाने शुरू किए। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसका हाथ दुखने लगा। माँ जी, बस अब मुझसे नहीं होगा, मेरे हाथों में ठंड से दर्द हो रहा है और मैंने तो दिन भर आराम किया था, फिर भी देखिए। रामवती जी ने धीरे से मुस्कुराया। उन्होंने अपना पैर पीछे खींच लिया और कहा, देखा बहू, जब शरीर किसी काम का आदी नहीं होता तो थोड़ी सी मेहनत में भी उसे दर्द होने लगता है। अगर तू भी सुबह थोड़ा थोड़ा काम करती तो तेरे हाथ इतने नाजुक नहीं होते। आराम अच्छा है पर आलस नहीं। ठंड का मौसम हमें आलसी बना देता है पर काम हमें गर्म रखता है। सुमन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माँ जी के पैरों पर हाथ रखकर कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे काम चोरी नहीं करनी चाहिए थी। कल से भले ही कितनी भी ठंड हो, मैं आपके साथ काम में हाथ बटाऊंगी। सच में आपकी मेहनत देखकर मुझे शर्म आ रही है। अगले दिन सुबह कड़कड़ी ठंड में भी सुमन रजाई से बाहर निकली। वो स्वेटर और शॉल पहनकर रसोई में पहुंची। उसने देखा रामवती जी पहले से ही चाय चढ़ा चुकी थीं। रामवती जी, आ गई मेरी बहू, चल अब तू गर्मा गर्म पराठे सेक दे। और हाँ, गर्म पानी कर दिया है, आज बर्तन तू धो लेना। साथ में काम करने का मजा ही कुछ और होता है। सुमन ने खुशी खुशी माँ जी का काम बांटा। उन्हें महसूस हुआ कि जब वो काम करती है तो आलस और ठंड दोनों ही दूर भाग जाते हैं और सास बहू के रिश्ते में भी एक नई गर्माहट आ जाती है।